नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में शासन के दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक करने को वैक्सीनेशन कैंप लगवाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। उसी कड़ी में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डीएवी डिग्री कॉलेज के अंदर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित डीएवी डिग्री कॉलेज के सचिव डॉक्टर महेंद्र बंसल और प्रिंसिपल डॉक्टर शशि शर्मा के नेतृत्व में वैक्सीनेशन कैंप का फीता काटकर उद्घाटन किया। ये वैक्सीनेशन कैंप कॉलेज में उपस्थित शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ स्टाफ के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर 300 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में जनता को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है, जिसके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन डीएवी कॉलेज में किया गया और इस दौरान स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। डीएवी पीजी कॉलेज में इस समय यहाँ पर हैं और जो मुजफ्फर जनपद की बहुत ही शानदार और प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ के प्रबंधक डॉक्टर एम.के. बंसल और प्रधानाचार्य शशि जी ने यहाँ के लिए आग्रह किया था कि डीएवी कॉलेज में भी डीएवी डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज संयुक्त रूप से स्टाफ का वैक्सीन हो जाए, स्टूडेंट का वैक्सीन हो जाए। यहाँ पर एक शिविर आज लगा है, इसका शुभारंभ हो पाया है और शुभारंभ होकर यहाँ स्टाफ का वैक्सीन हो रहा है और फिर बच्चों के लिए जो है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 18+ के सब लोगों के लिए ये लगातार उनका संकल्प है कि बिना वैक्सीनेशन के कोई भी छूट ना जाए। सरकार का बहुत आभार हमारे ऊपर है। हम लोगों ने सोचा कि हम डीएवी कॉलेज के हर शिक्षक को, हर क्लास 3, क्लास 4 को और उनसे संबंधित जो भी उनके फैमिली के लोग हैं सबको कवर कर लें और अपने सारे विद्यार्थियों को भी हम कवर कर लें। उसके लिए भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है और अभी भविष्य में सरकार से हमें आश्वासन मिल गया कि हम 5, 6, 7 दिन में पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन करा देंगे। अगली खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां रामलीला मैदान में एक युवा का शव मिला। बता दें कि शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने मैदान में शव पड़ा हुआ देखा। बच्चों के होश उड़ गए और थाना रकाबगंज प्रभारी दिनेश कुमार और बिजली घर चौकी इंचार्ज को मौके पर बुलाया गया। शव को जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना रकाबगंज पुलिस रामलीला मैदान में युवक के शव को लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि युवक कौन है और किस स्थितियों में युवक का शव यहां पर फेंका गया। ताज नगरी आगरा में एक युवक का शव रकाबगंज में मिला है, जहां क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने एक युवक का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। रकाबगंज प्रभारी दिनेश कुमार और बिजली घर चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लग गई है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां खेत में गड्ढा खोदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। साथ ही दबंगों ने धारदार हथियार से घर में घुसकर पिता पुत्री के साथ मारपीट की। पुलिस ने वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस
मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रानीवाला का बताया जा रहा है। झगड़ा हो गया था सिर्फ इतनी बात पर कि मेरे घर की 3 बार छत गिरा दी, जो कि मेरे घर की दीवार आ रही है, अपोजिशन वालों का खेत आ रहा है। वहाँ दीवार में पानी भर देते थे तो 3 बार गिर गई। वहीं वहाँ हमारे ढोर बनते थे, वहीं हम रहते थे। मरने से बाल बाल बचे, उसके बावजूद भी उसने हमारी दीवार में गड्ढा करके डंडा गाड़ दिया। वहीं बिजनौर में जंगल में काम कर रही नाबालिग युवती को पड़ोस के ही 2 युवकों ने जबरन दबोचकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब इसकी शिकायत लेकर पीड़िता के परिवार वाले पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें बिना कार्रवाई के दरोगा ने बैरंग लौटा दिया। जैसे ही इसकी भनक एसपी बिजनौर को लगी तो उन्होंने आनन फानन में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये मैं आए लड़के वे बोले पानी ला दो, मैं बोला मैं नहीं जा रही हूँ, तो वे बोले यार ला दो। बोला चल, जब ये माँ बहन बता रहा है तो इसके साथ क्या करेंगे, एक अंजन चल लेता हूँ। मैं बोला चलो ये भी हैंगे, मगर उन्होंने गोर न करी कि चलो घास काट रहा है, कोई बात ना, काट रहा है। तो मैं बोला चलो यार, जब माँ बहन बता रहा तो मैं पानी लेने चला गया। फिर मौत का आके देखा ये तो गायब हो गए। अच्छा, फिर अपना मैं आया तो इस लड़की से मैंने पूछा बेटी क्या हो गया, तो ये बोली अम्मी से बताऊंगी मैं घर जाके। संपूर्ण प्रकरण थाना सिवहारा के एक कस्बे का है। एक ही समुदाय के लड़के लड़की दोनों हैं, दोनों में दोस्ती थी, लंबे समय से दोस्ती थी। यह दोस्ती प्रगाढ़ता अंतरंगता में बदल गई। लड़की ने आरोप लगाया अपने परिवार में कि 2 लड़कों जो उसी समुदाय के हैं, जो उनके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात पुलिस को नहीं बताई, आपस में समझौता करते रहे। कल FIR लिखवाया है मुनव्वर और फैजल के विरुद्ध। मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी सीमित कर ली जाएगी। विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को। अगली खबर हरदोई से है, जहां बाल विद्या भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान धर्मांतरण और संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है। यतीन्द्रानंद गिरी ने बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए मदरसों में तालाबंदी होनी चाहिए। देश को नए संसद भवन के साथ नए संविधान की भी जरूरत है। जगत गुरु स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण एक अभिशाप के रूप में पनप रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए देश के सभी मदरसों में तालाबंदी करनी चाहिए। अगर मदरसों को चलाना ही है तो उन्हें सरकारी तंत्र के नियमों के अधीन रखा जाए। पंचदशनाम जून अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर जीवनदीप पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि मदरसों में शिक्षा देने वाले मौलवियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार नया संसद भवन निर्माण कराने जा रही है। नए संसद भवन के साथ सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप देश को नए संविधान की भी जरूरत है। इस मौके पर विहिप प्रांत उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष कीर्ति सिंह, प्रांत संगठन मंत्री महेंद्र पांडे मौजूद रहे। आपको बता दें कि यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि मदरसों में शिक्षा देने वाले मौलवियों के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार नए संसद भवन का निर्माण कराने जा रही है, ठीक उसी तरीके से सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप देश को नए संविधान की भी आवश्यकता है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह, विश्व हिंदू
परिषद के जिला अध्यक्ष कीर्ति सिंह और प्रांत संगठन मंत्री महेंद्र पांडे भी मौजूद रहे। ये बातें धर्मांतरण की खबरों के बाद यतीन्द्रानंद की तरफ से कही गई हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से देश में नया संसद भवन बन रहा है, उसी तरीके से सनातन हिंदू धर्म को देखते हुए सरकार को नए संविधान की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौलवियों की संपत्ति की जांच सरकार को करनी चाहिए। अगली खबर नोएडा से है, जहां थाना सेक्टर 39 पुलिस ने बीते 11 जून को सोने और करोड़ों की चोरी के खुलासे में एक 10,000 के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 सोने के बिस्किट, 1 सोने की चम्मच, 1 स्विफ्ट कार, 12 ATM कार्ड और कई जमीन के कागजात मिले हैं। गिरफ्तार चोर से करीब 2 करोड़ की रिकवरी हुई है। डीसीपी राजेश एस ने आगे बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सनी के पास एक लाल रंग का सूटकेस बरामद हुआ है, जिसके अंदर कितने पांडे और राममणि पांडे से जुड़े कई कागजात मिले हैं। इनमें किसने पांडे के द्वारा 88 लाख में खरीदे गए ग्रेटर नोएडा में 2 जमीनों के कागजात मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि चोरी के सोने और करोड़ों के कैश का किसलय पांडे और राममणि पांडे से लिंक है। फिलहाल पुलिस ने किसलय पांडे को 2 बार नोटिस दे दिया है। जांच में ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि किसलय पांडे और राममणि पांडे विदेश में हैं। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। सेक्टर 39 पुलिस द्वारा इसी महीने 11 जून को एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तारी के साथ हम कुछ सोना और कैश बरामद किए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग अलग अलग टीम बनाई गई थी। जो 4 लोग फरार चल रहे थे, जो लोनी गाजियाबाद का जो गिरोह था, उसको लेके हम लोग अलग अलग टीम बनाई गई थी। उसको पर्यवेक्षण एडिशनल डीसीपी रणविजय द्वारा किया जा रहा था। वहीं पीलीभीत के नेशनल हाईवे थाना गजरौला कला के थाने हाईवे पर बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने 108 नंबर गजरौला स्वास्थ्य केंद्र में इसकी हालत को देखते हुए अस्पताल में रेफर कर दिया। बता दें कि बाइक चालक बसंत अपने भतीजे तुषार निवासी थाना सुनीगढ़ बल्लभनगर से पूरन के लिए जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बाइक सवार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी पीलीभीत में। इस हादसे में चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गजरौला स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए लाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पीलीभीत जिला अस्पताल के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक चालक बसंत अपने भतीजे तुषार निवासी थाना सुन्नीगढ़ के वल्लभनगर से पूरनपुर के लिए जा रहे थे। इधर पूरनपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां विकास खंड सफीपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खंड विकास अधिकारी रुक्मिणी वर्मा ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की बात कही है और जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। विकास खंड सफीपुर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से लगातार बैठक करके उनके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाने की अपील भी की है। सफीपुर विकास खंड के 72 ग्राम पंचायतों में ओसिया के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रशांत कुमार ने सबसे ज़्यादा 584 लोगों को एक दिन में टीकाकरण करवाकर ब्लॉक में एक नई मिसाल कायम की है।
ब्लॉक की मीटिंग में अधिकारियों और प्रधानों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया है। उन्नाव में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। सफीपुर में वैक्सीनेशन केंद्र लगाकर लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। दूसरी लहर में बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी लोग बीमार हुए, काफ़ी लोग जो है हताहत हुए और वैक्सीन तब तक आ चुकी थी लेकिन सभी को लग नहीं पाई थी। लेकिन अब सरकार का ये निर्देश है कि गांव की 60% आबादी को वैक्सीनेटेड किया जाए, संरक्षित किया जाए ताकि तीसरी लहर ना आए। आज जो है हमारे ब्लॉक में सभी प्रधानों की बैठक बुलाई गई है। इसके पूर्व भी जो है 1 हफ्ता पूर्व की बैठक बुला के इनको जो है काफ़ी मोबिलाइज किया गया था। आज पुनः बुलाई गई है बैठक और ठेकेदार की भी बैठक बुलाई जाएगी कि एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए। हम किसी भी प्रकार से एक प्रकार लोगों को समझाएं और मोटिवेट। वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सुनवाई के लिए थानों में अलग से हेल्प डेस्क बनाने की योजना बनाई। योजना के बाद वाराणसी के हर थानों में महिला फरियादियों की सुनवाई के लिए महिला हेल्प डेस्क को बनाया गया। सरकार की मंशा थी कि अधिकतर मामलों में महिलाओं को अपनी व्यथा सुनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी बात रखने में सक्षम नहीं होती। इसके लिए यूपी के हर जिलों में महिला हेल्प डेस्क बनाकर एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसके बाद महिला हेल्प डेस्क तो बने, लेकिन ये महिला हेल्प डेस्क आधे अधूरे दिखाई पड़ रहे हैं। ताज़ा मामला वाराणसी के थाना चेतनगंज का है, जहां महिला हेल्प डेस्क के हालात बेहद ख़राब हैं। महिला कांस्टेबल ने कहा कि महिलाओं की बात तो सुनी जाती है, लेकिन समुचित संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए टॉयलेट का निर्माण नहीं हो पाया है। साथ ही महिला हेल्प डेस्क में बरसात में इतना पानी टपकता है कि अंदर किसी के बैठने तक की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती। आती है तो हम लोग पहले उनको बैठाते हैं, गरीब कर्मी रहती हैं, उनको रिलैक्स करवाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। पूछते हैं, अगर मतलब प्रॉब्लम हम लोग के अंडर में रहता है, सोल्यूशन हो जाता है, थाने से कर दिया जाता है, नहीं तो मुकदमा लिखने लायक रहता है, मुकदमा लिखा जाता है। जैसे हमारा महिला डेस्क है, जो बारिश वारिश होती है तो इसमें बैठने की तो बिल्कुल सुविधा नहीं रहती है। हम लोग खुद ही कोने में चेयर लगाते हैं, बैठते हैं, क्योंकि इससे पानी चूता है तो पूरा टपक टपक के मतलब पूरा ये जो डेस्क वगैरह। वाराणसी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकार वार्ता करके चल रही वर्तमान गंगा परियोजनाओं को काशी के साथ गंगा की अलौकिक प्राकृतिक रूप के साथ विनाशकारी करार दिया है। साथ ही ललिता घाट के सामने गंगा के अंदर 100 मीटर तक घुसकर बनाए गए चबूतरे को ध्वस्त किए जाने और गंगा के पूर्वी छोर पर बन रहे नहर को स्थगित करने की मांग की है। वर्तमान में गंगा की दशा पर अजय राय ने कहा कि मां गंगा के वो लोग सच्चे पुत्र हैं। गंगा के दुर्दशा पर पीएम को लेकर कहा कि गंगा के इस पुत्र को मां गंगा के इस दशा को देखकर शर्म आनी चाहिए। अगली खबर आगरा से है, जहां चौकी इंचार्ज के विदाई समारोह में पुलिसकर्मियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया और ना ही मास्क लगाया। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रति पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। साथ ही थानाध्यक्ष की मौजूदगी में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा के थाना सैया का ये मामला बताया जा रहा है।
वहीं बस्ती जिले में बढ़ते क्राइम के ग्राफ में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है और अब बस्ती पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। ताबड़तोड़ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बस्ती पुलिस। इसी क्रम में पुरानी बस्ती थाने की पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों यूनुस, रमेश और शौकत को अरेस्ट किया है। वाहन चोरों का शातिर गैंग बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 3 पिकअप, एक बोलेरो, एक मारुति जैन बरामद की है। आपको बता दें कि 18 जून को पुरानी बस्ती थाने में प्रदीप गुप्ता ने अपनी पिकअप चोरी की सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चोरों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाहन चोरों के इस गैंग को दबोच लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि वो घूम घूम कर कई जनपदों में गाड़ियों की चोरी किया करते थे। पुरानी बस्ती में संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एसओजी और स्वाट की टीम ने मिल करके एक चोरों के गिरोह को पकड़ा है। ये ऑटो लिफ्टर गैंग है जो रास्ते में खड़ी पिकअप या अन्य गाड़ियों को चुराते हैं और उसके बाद यहाँ से ले जाकर के बिहार में उनका नंबर चेंज कर उनको किसी और को बेच देते हैं या जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं उनकी कटिंग करवा देते हैं। इस गैंग के 3 मेंबर को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 5 गाड़ियाँ बरामद हैं, जिसमें से 3 पिकअप और 1 बलेनो और 1 मारुति जैन कार है। इनमें से 4 कारों के संबंध में मुकदमे पंजीकृत हैं अलग अलग। वहीं बिजनौर में दिन दहाड़े मंदिर के पुजारी की पड़ोसी युवक ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। साथ ही आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि उमरे इलाके के मंदिर पर दयानंद नाम का बुजुर्ग पुजारी पिछले कई सालों से मंदिर की सेवा कर रहा था। इस दौरान सुबह पड़ोसी शिवचरण नाम के युवक की कुछ कहासुनी हो गई, जिसको लेकर शिवचरण ने पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। अगली खबर चंदौली के बलुआ थाना कटारूपर की है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस भाग रहे बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच कटारूपुर के पास जमकर मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान बलुआ पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दोनों के बीच देर रात तक मुठभेड़ चली, जिसकी वजह से आसपास के लोग गोलियों की आवाज़ सुनकर सहम गए। पुलिस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध आरोपियों से मुठभेड़ की और इस मुठभेड़ में एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। सूचना के बाद एसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस विषय में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गोपनीय सूचना के अनुसार अपराधियों का जिले में मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर लगातार सभी क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस का इन बदमाशों से मुठभेड़ हो गया। इस दौरान एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर चेकिंग के समय 2 संदिग्ध जो हैं वो पुलिस पार्टी को देख करके और भागने लगे। जब उनका पीछा किया गया, जब उन्होंने अपने आप को घिरते हुए देखा तो फिर पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर किया। उसमें से तब आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी उन पर फायर किया। एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भागने में कामयाब रहा। दूसरा व्यक्ति जो है वो फायर शॉट से उसको इंजरी हुई है। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले में बीजेपी विधायक विकास गुप्ता के बंगले में सामूहिक दुष्कर्म की घटना का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर घटना का खुलासा कर दिया है। एसपी सतपाल अंतिल ने खुलासा करते हुए बताया कि हाय शाह विधायक विकास गुप्ता उर्फ बबलू के बंगले में दुष्कर्म किए जाने का आरोप किशोरी के पिता ने लगाया था। जिस मामले में जांच की गई तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। विधायक बबलू के बंगले में नहीं
बल्कि रायबरेली के सरैनी में रहने वाले बबलू सिंह तोमर के बंगले में दुष्कर्म किया गया, जिसका बंगला रायबरेली के सरैनी में है। विधायक बबलू का इस घटना से कोई वास्ता तक नहीं है। उनका नाम बबलू की वजह से आया है। सब लोग हाय शाह में बबलू भैया कहते हैं, इसलिए उसका नाम सामने आ गया, जबकि इस प्रकरण में उनका गलत नाम वायरल हुआ है। बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट ये चीज प्रूव की जाती है विवेचक के द्वारा। पीड़िता एक्यूज पीड़िता के पेरेंट्स और ऑन कैमरा सीडीआर के माध्यम से ये इनका रायबरेली ये गए थे, उस घर से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। जो बंगला था उसको आइडेंटिफाई किया गया है, पीड़िता के द्वारा हर स्रोत को आइडेंटिफाई किया है। वो बंगला बबलू सिंह तोमर जो कि बबलू सिंह तोमर सन ऑफ स्वर्गीय शिव बहादुर आर रामपुर कलाम PS सरैनी रायबरेली के रहने वाले हैं। उनके घर पर ये घटना हुई थी, उनके बंगले पे हुई थी। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन अचानक स्कूल की टीचर के घर पहुंचकर उससे बातचीत कर स्कूल के बारे में पूरी हकीकत जानी। वहीं टीचर कल्पना सिंह ने केंद्रीय मंत्री से स्कूल प्रबंधन तंत्र पर आरोप लगाते हुए बताया कि इस स्कूल में लगातार उमर गौतम का आना जाना था और इस स्कूल में हिंदू बच्चों की उर्दू और अरबी की तालीम दी जाती थी, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया तो उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि इस स्कूल में धर्मांतरण कराने का काम बहुत दिनों से चल रहा था। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और की भाजपा सरकार को और मुख्यमंत्री को बधाई देती हूँ कि इन कारनामों का खुलासा हुआ और ये बहुत दिनों से चल रहा था। भारत का संविधान विद्यालयों में किसी भी मजहबी परंपरा को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से उस विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है और टीचरों को टार्चर करके उनको निकाल दिया गया, वेतन नहीं दिया गया, ये साफ जाहिर हो रहा है उस विद्यालय में विद्यालय के माध्यम से एक धर्म विशेष की शिक्षा का प्रचार प्रसार और उसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों में वो विद्यालय संलिप्त पाया। वहीं फिरोजाबाद में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह आढ़तिये की गोली मार दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के नवीन मंडी के पास का है, जहां रविवार की सुबह अपनी बाइक से नवीन मंडी स्थित आढ़त पर जा रहे अरा रोड निवासी आढ़तिये पवन को बाइक सवार अज्ञात दो बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद बाइक सवार आढ़तिया पवन वहीं पर गिर पड़ा। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और सूचना पर 112 नंबर पुलिस ने युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी। आनंद फानन में गंभीर अवस्था में पवन को उपचार के लिए फिरोजाबाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आढ़त पवन की मृत्यु की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक युवक पवन के परिजनों ने बताया कि पवन का लग्नोत्सव था, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं पवन के मौत की खबर से पूरे घर में कोहराम मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पवन कुमार करके एक लड़का है, आढ़त करता है सब्जी की। इसका आज ही लगन टीका होना था शादी का। कि सुबह जा रहा था मंडी, सब्जी उब्जी लेने जा रहा होगा और इसको फुटेज हमको प्राप्त हो गए हैं
लड़के आते हैं, 2 पीछे से इसको बच्चे को गोली मारते हैं और दुर्भाग्य से वो गोली इसके सीने पे यहाँ बाएं तरफ लगती है। और लेकिन हमें लग रहा है उसका हार्ट जो है पंचर हो गया, वो वहीं बैठता है, ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं, वहाँ एक्सपायर हो जाता है। बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने मौके का किया है निरीक्षण, सारे फुटेज निकलवा रहे हैं रास्तों के। थोड़ा सा मुझे जो संदेह प्रथम दृष्टया है वो इस शादी को लेके ही कुछ दिक्कत है। अब आगे हम लोग उसको डेवलप कर लेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे और उनको ठीक से सजा दिलाएंगे जिन्होंने इस गंदे काम को अंजाम दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।